हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 एनवायरनमेंट की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कुसुम, अभी के रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कुसुम स्कीम किसके बारे में? देखो, इस स्कीम का एम यही है कि किस तरह से हम फार्मर्स को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, एक सेकेंड। तो हमने पढ़ लिया कि हमारा कुसुम का एम क्या है कि हमने फार्मर्स को एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी ये सब प्रोवाइड करना। हम क्या करेंगे, इसमें फार्मर्स को एनकरेज करेंगे कि वो अपने फार्म्स में क्या सोलर पावर को जनरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्लीन एनर्जी को यूज़ करें, और जो डीजल वाटर पम्प्स वो यूज़ करते हैं उन्हें रिप्लेस करें। हमारा टारगेट ये है कि देखो, एक तो क्या जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट अपने आप ही के सोलर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना चाहती है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो फार्मर्स है वो डिसेंट्रलाइज, मतलब अपने विलेजेस में भी क्या सोलर पावर को एडिशनली जनरेट करें। और हमारा टारगेट है कि 2022 तक एडिशनली 25,750 मेगावाट क्या करें, हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। देखो, अभी जो ये स्कीम अप्रूव हुई है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। देखो, पहला कंपोनेंट क्या है कि हम क्या करेंगे, 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अनदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्लांट्स को डेवलप करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सोलर या फिर जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी है, उन्हीं को बोलेंगे कि इंडिविजुअल फार्मर्स को बोलेंगे कि वो सेटअप करें, या ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स को कोऑपरेटिव पंचायत या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे कि वो सेटअप करें, और उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल पावर जनरेटर बोलेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो रिन्यूएबल पावर जनरेटर है ये क्या कर सकते हैं, जो भी पावर जनरेट करेंगे उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको वो ट्रांसमिशन करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन वो खुद बिछाएंगे, और साथ में जो भी ग्रिड कनेक्टिविटी और जो अदर रेगुलेशन है वो उनके साथ इनको सब कंप्लाई करना पड़ेगा। पावर परचेज एग्रीमेंट क्या है कि जो भी ये पावर जनरेट करेंगे, जो फार्मर्स हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं, वो क्या करेंगे, इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचेंगे। ठीक है, तो इनको क्या करना है, शिल बी एक्सिक्यूटेड बिटवीन द डिस्कॉम एंड द रिन्यूएबल पावर जनरेटर विद ऑल द नेसेसरी कंडीशन, जो भी नेसेसरी कंडीशन उस हिसाब से आप उसको बेचोगे। ठीक है, और आरपीजी को क्या करना पड़ेगा, एक बैंक गारंटी प्रोवाइड करने की टू द डिस्कॉम, और अगर आरपीजी ने वो मिनिमम एनर्जी जनरेट करके उसको नहीं दी डिस्कॉम कंपनी को, तो उसे कंपोजिशन भी पे करना है। डिस्कॉम को क्या किया जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा ऑफ 0.40 पर यूनिट ऑफ 5 ईयर, मतलब कि उसे परचेज करने के लिए भी इंसेंटिव दिया जाएगा कि ठीक है, आप हर एक यूनिट, मतलब कि फार्मर्स, क्योंकि वो फार्मर्स को भी एनकरेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ज़्यादातर डिस्कॉम कंपनीज क्या फार्मर से लेंगी। ठीक है, तो उन्हें 0.4 मतलब कि 40 पैसों पर यूनिट का उनको दिया जाएगा 5 सालों में। जो 1000 मेगावाट है हमारा टेकन अप है, तो पायलट्स के अभी हम पायलट बेसिस पे हम चाह रहे हैं कि पहले 1000 मेगावाट की क्या है सोलर एनर्जी हम जनरेट कर जाएं। दूसरा कंपोनेंट क्या है, ऑफ ग्रिड सोलर पंप। इसमें क्या होएगा, हम इंडिविजुअल फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि यार जो भी आप एग्रीकल्चर पंप जो यूज़ करो, जो डीजल के हैं, उन्हें रिप्लेस करके क्या करो, आप 17.5 लाख मतलब कि सोलर एग्रीकल्चर पंप्स इंस्टॉल करो, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 17.5 लाख सोलर एग्रीकल्चर पंप्स हमने इंस्टॉल करने हैं, जिनकी कैपेसिटी 7.45 हॉर्स पावर होगी। देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ सोलर पंप के, इससे क्या आएगा, हम मैंडेटरी कर पाएंगे कि हाँ, आप जो भी आपने सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसी को यूज़ करो विद इंडिजीनियस सोलर सेल मॉड्यूल। सेंटर और स्टेट क्या करेंगी, इसमें क्या है, अपना 30% शेयर करेंगे, मतलब सेंटर भी 30% शेयर करेगा, स्टेट भी 30% शेयर करेगा, बाकी जो 40% है वो फार्मर को अपने आप से देना पड़ेगा, बाकी उसमें से वो 30% लोन ले सकते हैं। कंपोनेंट सी क्या है, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पावर। इस कंपोनेंट में हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल फार्मर को बोलेंगे कि यार जो तुमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेट करी है उसी को क्या करो, आप एग्रीकल्चर पंप से कनेक्ट करो। हैविंग द ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स विल बी सपोर्टेड टू सोलराइज पंप। द फार्मर विल बी एबल, वो क्या करेगा, अपने जो जनरेटेड सोलर एनर्जी है उसे यूज़ करेगा, ताकि वो अपनी इरिगेशन नीड्स या जो सोलर पावर जो चाहिए उसे वो पूरी कर सके, और बाकी जो एक्सेस जो पावर बच जाएगी उसे वो डिस्कॉम कंपनीज को क्या कर देगा, बेच देगा। ठीक है, इसमें क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस और इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, जो भी सिस्टम इंस्टॉल होएगा इस प्रोग्राम के अंडर, उसे क्या सारी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है या जो कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सेट किए गए, उसे कंप्लाई करना पड़ेगा, उसे फुलफिल करना होगा। ये अलाउ करेगा सोलर फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी अप टू 2 टाइम्स द पंप कैपेसिटी इन किलोवाट टर्म्स टू इनेबल सेल ऑफ एक्सेस पावर टू डिस्कम। इन्हों क्या मिलेगा, प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा, कितना 0.6 पर यूनिट फॉर डिस्कॉम टू परचेज ऑफ सरप्लस पावर। ठीक है, बहुत जो नेट मीटरिंग और ओन वे ट्रांसफर पावर को अलाउ किया जाएगा। सेंटर और स्टेट क्या करेंगे, इसमें 30% शेयर करेंगे, बाकी जो फार्मर्स को 40% शेयर करना पड़ेगा। इसमें क्या है, वो 30% कॉस्ट लोन ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग। अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने रिलीज करी है गाइडलाइंस किसकी, एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग है, देखो सैंड क्या है, हमारा माइनर
मिनरल है जो कि डिफाइन किया गया अंडर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंदर। देखो ये गाइडलाइंस में मेनली जो मेजर सोर्सेज है हमारे सैंड का, एक तो रिवर बेड एंड फ्लड प्लेन, लेक्स एंड रिजर्वर्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, कोस्टल मैराइन सैंड, पैलियो चैनल्स एंड मैन्युफैक्चर, मतलब कि ये सोर्सेज है जहाँ से हमें मेजरली अपना सैंड मिलता है। अब मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग क्या स्टेट गवर्नमेंट को क्या कुछ रूल्स फ्रेम करने पड़ते हैं ताकि क्या कर सके हम इलीगल माइनिंग ना कर सके, कोई इलीगल ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज ना कर सके मिनरल्स का, बोथ मेजर मिनरल्स और मिनरल मेजर, ठीक है। का जो कंट्रोल ऑफ इलीगल माइनिंग इज अंडर द लेजिस्लेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने में। डिस्पाइट, क्योंकि आपको पता है हमारा ये भी, हम इसके भी पार्ट है सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 के, इसलिए हम चाहते हैं कि जो इलीगल अनसस्टेनेबल सैंड माइनिंग है हमें उसे कर्ब करना है, ठीक है। जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है इलीगल सैंड माइनिंग का वो इकोनॉमिक भी होता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी होता है। एनवायरमेंट किस तरह से होता है कि रिवर का कोर्स चेंज कर सकता है, बैंक को इरोड करता है, और जो ग्राउंड वाटर का जो हमारा लेवल है उसे भी क्या करता है, ग्राउंड वाटर टेबल पे भी इंपैक्ट करता है, और साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है उन्हें भी इंपैक्ट करता है, ठीक है। अब गाइडलाइंस क्या है जो बताइए, तो देखो डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाएगा और वो आइडेंटिफाई करेगी, डिफाइन करेगी माइनिंग और नो माइनिंग जोन कौन कौन से हैं, ठीक है, और कंसीडर करेगी क्या क्या एनवायरमेंट या सोशल फैक्टर्स को रखते हुए, मतलब ये ना हो कि हम उस जगह माइनिंग करें जहाँ पे हम लोगों को डिस्प्लेस करना हो, ऐसा नहीं करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा कॉम्प्रिहेंसिव माइनिंग प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ इसके डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। हम कुछ करेंगे, अबेंडेंट स्टीम चैनल्स ऑन द फ्लड प्लेन शुड बी प्रेफर्ड रेदर देन एक्टिव चैनल्स एंड देयर डेल्टास एंड फ्लड प्लेन। नो रिवर बेड माइनिंग ऑपरेशन अलाउड, कोई भी रिवर बेड पे माइनिंग करना अलाउड नहीं रहेगा, खासकर मानसून पीरियड में। इसने सजेस्ट किया कि हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जैसे ड्रोन्स का, मोबाइल एप्लीकेशन का या बारकोड स्कैनर का, जिससे हम क्या कर सकें जो इलीगल माइनिंग का जो रिजर्व एस्टिमेशन उन्हें चेक कर सकें। हम क्या करेंगे, हर एक ईच माइनिंग लीज को एनुअल ऑडिट करेंगे विच भी कैरी वेयर, जहाँ हम 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ रेप्यूट या जो भी नॉमिनेट किया जाएगा डीएम के द्वारा वो इसमें काम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ऑनलाइन पोर्टल सेटअप करेगी, इसमें क्या करेगा जो भी आपको सैंड और रिवर बेड मटेरियल है अगर उसको सेल या परचेज करना हो तो इसमें आप कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट करेगी, किसके अंडर, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डीसी के अंडर, ताकि वो रेगुलरली उसे मॉनिटर कर सके। आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड एमर्जिंग ट्रेंड। अभी का ये सर्वे किसने रिलीज किया गया, एक स्विट्जरलैंड बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जर्मनी बेस्ड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट ऑर्गेनिक इंटरनेशनल। देखो इसने क्या ये सर्वे रिलीज़ किया गया, इसमें क्या करंटली देखा गया जो वर्ल्ड का एग्रीकल्चर लैंड है उसमें सिर्फ 1.5% लैंड ही है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से चलता है, और ये भी रीजन में जो लार्जेस्ट एरिया जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर है वो ओशनिया में, मेनली ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें 50% जो एग्रीकल्चर होता है वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस होता है, और यूरोप में 22% है। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो 35.6 मिलियन हेक्टेयर है जो कि एग्रीकल्चर लैंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर है, ठीक है। और देखा गया जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड है इन रीजन्स में इंक्रीज हुए हैं, जैसे यूरोप में अभी 8.7% इंक्रीज हुआ है, एशिया में भी 8.9% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होता है उसमें से 2.8 ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स में से 47% मेनली एशिया से प्रोड्यूस होता है, और अफ्रीका से होता है, उसके बाद यूरोप से, फिर लैटिन अमेरिका। कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करती हैं वो कहते हैं इंडिया है, युगांडा है, यूथोपिया, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऊपर की टॉप 3 कंट्रीज पता होना चाहिए। नीली जो 80% जो वर्ल्ड ऑर्गेनिकली प्रोड्यूसर्स होते हैं वो स्मॉल होल्डर्स है, मतलब कि मेनली लो जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वही क्या ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर रही हैं। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट मार्केट है ऑर्गेनिक फूड और ड्रिंक्स की, नियरली अबाउट 42%। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा क्या करता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, और मेनली जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यूएस से हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको पता ही होगा। देखो अगर हम किसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम होते हैं विच अवॉइड्स और लार्जली एक्सक्लूड, जहाँ पे हम मेनली क्या है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या ये कुछ एडिटिव्स को यूज़ नहीं करते, बहुत अवॉइड करते हैं, ठीक है। एंड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट फिजिबल, और कहाँ पे हम मेनली किस पे डिपेंड होते हैं, रिलाई होते हैं अपने क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेजिड्यूज या एनिमल मैन्योर्स पे या ओवम ऑर्गेनिक वेस्ट पे, मिनरल ग्रेड रॉक एडिटिव्स पे या बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन और प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्कीम स्टार्ट की गई है। एक परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये एक कंपोनेंट है सोइल हेल्थ मैनेजमेंट का, एक किसके अंडर है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर जो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर ऑर्गेनिक फार्मर को हम प्रमोट करते हैं किस तरह से, ऑर्गेनिक विलेज को अडॉप्ट करके बाय क्लस्टर अप्रोच एंड पार्टिसिपेटरी ग्रांटेड स्कीम सर्टिफिकेशन। हमें क्या सर्टिफाई कर देंगे उन लोगों को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन इन इंडिया। जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कौन सर्टिफाई करते हैं। देखो किसी भी प्रोडक्ट को हम इंडिया से तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हम तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले कौन उसको एक्रेडिट करेगा, सर्टिफाई कौन करेगा, नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है वो क्या करेगा, उसे सर्टिफाई करेगा, और वो ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट क्या करेगा, उसे
इशू करेगा फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अंडर किसके अंडर, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। देखो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है ये एक एक्रीडिएशन प्रोग्राम है, मतलब ये करते हैं सर्टिफाई करते हैं फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक, तो इसका काम यही है। देखो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, स्टैंडर्ड्स जो हैं इसके प्रोडक्शन के अलग हैं, एक्रेडिटेशन सिस्टम हैव बीन, ये किसने रिकॉग्नाइज किया, यूरोपियन कमीशन ने भी इसके जो स्टैंडर्ड्स है उसे रिकॉग्नाइज किया गया, स्विट्जरलैंड ने भी इसके जो स्टैंडर्ड्स है उसे रिकॉग्नाइज मतलब कि अलाउ किया गया कि हाँ यार ठीक कर रहे हैं ये फॉर अनप्रोसेस्ड प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज इक्विवेलेंट टू देयर कंट्री। सिमिलरली जो यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसने भी जो हमारा एनपीओपी के जो एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड है उन्हें भी क्या किया, रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। और ये बताया कि हाँ जो इनका जो स्टैंडर्ड्स है वो हमारी यूएसए के स्टैंडर्ड्स के साथ ही इक्विवेलेंट है। इस रिकॉग्निशन की वजह से क्या है, जो इंडिया के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें क्या इजीली उन्हें दो तरह से सर्टिफिकेशन मिल जाता है, मतलब कि एक तो इंडिया ने तो दे ही रखा है, साथ में जैसे यूरोपियन कमीशन ने दे दिया, स्विट्जरलैंड ने दे दिया, यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया, तो इस तरह से वो ड्यूली सर्टिफिकेट हो गए बाय इंडिया एंड ऑल्सो अदर जो इम्पोर्ट कंट्रीज जहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक्सेप्ट होता है। जो इसकी प्रमोट कौन करता है, देखो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड अपेडा है जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर। इसका काम यही है कि ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। अपेडा इसके अलावा बहुत एक्टिविटीज़ मतलब कि उसका काम है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को तो प्रमोट करती है, साथ में साथ क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड करती है किसके अंडर, एनपीओपी के एफर्ट्स लेती है कि किस तरह से हम एनपीओपी के स्टैंडर्ड्स को और इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के साथ क्या कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें, ताकि हम जो इंडिया के जो ऑर्गेनिक को ब्रांड को प्रमोट कर सकें, ठीक है, और इजीली क्या कर सकें लोग उसको, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन में भी हम पार्टिसिपेट कर सकें, हम बायर सेलर मीट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है। अभी एक पार्टिसिपेटरी ग्रांटेड स्कीम ऑफ इंडिया, देखो ये भी क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव है। इसका काम यही है कि जो हमारे हाँ हमने क्या जाना है कि जो लोकल रेलेवेंट एम्फसाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टॉक, हमें इसमें देखो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जिसमें हमने प्रोड्यूसर्स को भी पार्टिसिपेट कराना है, कंज्यूमर्स को भी, और जो भी ऑपरेटर्स हैं उन्हें पार्टिसिपेट कराना है, ठीक है। ये एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन स्कीम है जो इंप्लीमेंट किसके द्वारा की जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर, ठीक है। तो देखो काम इसका भी है, ये क्या है, क्वालिटी एश्योर करती है कि हाँ जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी है, ठीक है। और इसमें यही है कि ये मेनली क्या करती है, सब लोगों को पार्टिसिपेशन करा रही है, जो भी लोकल लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर, ये सब, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। अभी कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है, एक सर्टिफिकेट कोर्स को लॉन्च किया है जिसका फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। अब जब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देखो सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, ये फंड कौन कर रहा है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड कर रहा है, जो किसके अंडर सेटअप हुआ है, तो कोई ये फंड किसके अंदर सेटअप हुआ है, अंडर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर, ताकि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को अडेप्ट कर सकें या फिर लोगों की बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, साथ में जो मनरेगा और अदर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके साथ हम इन्हें इंप्लीमेंट करें। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, 200 सर्टिफाइड या उससे ज़्यादा क्लाइमेट स्मार्ट कम्युनिटी रिसोर्स पर्सनस को क्रिएट कर सकें, इंक्लूड उसमें प्रोग्रेसिव फार्मर्स और 100 यंग प्रोफेशनल्स को उसमें इंक्लूड कर सकें, ताकि हम लाइवलीहुड सिक्योर कर सकें थ्रू क्लाइमेट प्रूफ प्लानिंग एंड द अडेप्टेशंस। अब जब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, देखो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये एपेक्स सपोर्ट, ये सारे ट्रेनिंग रिसर्च, जो भी रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, कंसल्टेंसी असाइनमेंट है रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में, वो सब ये देखती है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की है, देखो ये सब कंपोनेंट है किसका, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। इसका एम क्या है कि जो भी स्टेटस ऑफ वुमेन है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमेन है एग्रीकल्चर में, उसको इम्प्रूव करना है, और साथ में साथ क्या है, उनको और अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनको और एम्पावर करना है। तो आगे और न्यूज़ पढ़ लेते हैं, अर्थ ओवरशूट डे। सो गाइस ये देखो, ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क रिलीज़ करता है। इसमें ये बताता है कि देखो मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ अर्थ ओवरशूट डे क्या है। इसमें बताते हैं जो भी अर्थ एक साल में जो अपना मतलब कि प्रोड्यूस करती है, इंसान ने उसको कितने तब मतलब कि अभी हमें यूज़ तो उसको एक साल में करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, उसे 6 महीने में यूज़ कर लिया। तो मतलब कि अर्थ जितना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही कि हम उससे पहले उसे यूज़ कर रहे हैं, तो यही होता है अर्थ ओवरशूट डे। तो इसमें यही बताइए कि इंसान की खपत कितनी है, ठीक है। तो ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इसको रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और इसने बताया कि
कि अभी जो पिछले 20 सालों से है ना, जो इस बार जो रिपोर्ट आई है, मतलब कि हमारी 2 महीने पहले हमारी खपत पूरी होगी, और ये इज़ द अर्लीस्ट एवर। इट इज़ द डेट, देखो अभी पढ़ो, ये बहुत अच्छी लाइन है। इट इज़ द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी एनुअल डिमांड ऑफ नेचर एक्सीड्स व्हाट अर्थ कैन रीजनरेट ओवर द एंटायर। मतलब कि ये वो डेट होती है जब हमारी जो ह्यूमैनिटी की जो एनुअल डिमांड होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जो अर्थ पूरे एक साल में रीजनरेट कर सकती है। तो ये कैलकुलेट कौन करता है? वर्ल्ड वाइड फंड और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क दोनों मिलकर करते हैं। देखो वर्ल्ड वाइड फंड क्या है? देखो स्विट्जरलैंड विद इंटरनेशनल एनजीओ जो कि 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम क्या है? वाइल्ड लाइफ और जो भी नेचुरल हैबिटेट है उसको कंजर्व करना। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क क्या है? देखो ये भी एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2003 में फाउंड आउट किया था। इसका काम ये है कि किस तरह से हम सस्टेनेबल फ्यूचर को क्रिएट कर सके, जहाँ पे हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी हो, हर एक मतलब कि हर एक प्लैनेट कि जो भी प्लैनेट पे जो भी सामान है उसे इक्वली यूज़ कर सके। 2019 में ये जो डेट थी सबसे पहली, मतलब अर्लीस्ट एवर है 29, मतलब कि जो हमें 31 दिसंबर तक कंज्यूम करना चाहिए था वो हमने 29 जुलाई तक ही कंप्लीट सारा कंज्यूम कर लिया। इट मीन्स कि 29 जुलाई को जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी विल हैव यूज, ह्यूमैनिटी ने जो नेचर का रिसोर्स बजट था एंटायर ईयर का वो सारा खा लिया है। इसकी वजह से क्या है, अब जो पीपल की जो डिमांड है वो और बढ़ेगी, जैसे फूड, टिम्बर, फाइबर्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एकोमोडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये कि जो ह्यूमैनिटी है वो नेचर को अभी किस तरह से यूज़ करिए, 1.75 टाइम्स फास्टर का करिए यूज़ करिए देन आवर प्लानट इकोसिस्टम कैन, मतलब कि हमारा अर्थ जितना रीजनरेट कर सकता है उससे ज़्यादा हमारे मतलब कि नियर अबाउट दुगनी स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पे सेटर फंड। अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कुछ ग्रांट दिए हैं 4 प्रोजेक्ट्स को इन सेकंड राउंड ऑफ पे सेटर फंड प्रोग्राम। देखो पे सेटर फंड किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया? इंडिया और यूएसए के द्वारा। 2015 में किया गया था। ये जॉइंट फंड है ताकि हम क्या कर सकें, अर्ली स्टेज ग्रांट फंडिंग दे सकें, ताकि हम जो क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कमर्शलाइज कर सकें और बिजनेस मॉडल्स को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स को ये फंडिंग करता है। ठीक है, आगे एक और न्यूज़ पढ़ लेते हैं गाइस। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। अभी क्या है, रिसेंटली जो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लॉन्च की गई है, किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ये यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने रिलीज़ करी है। इसको पब्लिश हम 2 साल में एक बार करते हैं। बाई एनुअल का मतलब ये होता है 2 साल में एक बार करते हैं। इसमें यही होता है कि जो डिफरेंट नेशन है वो कैसे एफर्ट्स ले रहे हैं ताकि जो हमारा डिजास्टर क्या है, डिजास्टर से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उन्हें हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, it is published biannually by the UN Office for Disaster Risk Reduction and is product of contribution of nations, public and private disaster risk related science and research among other। देखो ये जो UN डिजास्टर रिस्क रिडक्शन था ये 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये UN सेक्रेटेरिएट का एक पार्ट है। ये एक फोकल पॉइंट है, मतलब कि कोऑर्डिनेट करते हैं किस तरह से हम डिजास्टर को रिडक्स कर सकते हैं या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जो डिजास्टर को रिड्यूस कर सकती हैं ऑफ द UN सिस्टम एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन को और जो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन उसे रिव्यू करता है। तो गाइस देखो ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है। देखो जैसे आपके अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे हमने किगाली एग्रीमेंट पढ़ लिया, ठीक है, रोटरमान कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, इतने कन्वेंशन पढ़ते हैं। उसी तरह डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अकॉर्डिंग ये सेंडाई फ्रेमवर्क है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। देखो सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 का हमारा एम है। ये जो लिया गया था सेंडाई फ्रेमवर्क कब अडॉप्ट किया था? 2015 में थर्ड जब UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, तब इसे अडॉप्ट किया गया था UN जनरल असेंबली के द्वारा। ये क्या करती है, स्टेट को बोलते हैं कि स्टेट का प्राइमरी रोल है कि किस तरह से डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कर सके, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और अदर स्टेक होल्डर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट है किसका? इससे पहले जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करते थे वो ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन था, जो कि हमने 2005 से 2015 में यूज़ किया। लेकिन उसके बाद अब कौन सा आ गया? सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। इसमें हमने यही है कि हमने क्या करना है, बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशन एंड कम्युनिटीज थ्रू द डिजास्टर। देखो इसके आप देख सकते हो इसके अंदर क्या है, हमें किस तरह से क्या करना है, ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस करना, मतलब कि डिजास्टर की वजह से जितने लोगों की मौत होती है उसको रिड्यूस करना, रिड्यूस द नंबर ऑफ जो लोग इफेक्टेड होते हैं डिजास्टर की वजह से उनके नंबर को रिड्यूस करना, जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है उसे रिड्यूस करना, साथ में जो डिजास्टर से हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मतलब कि इम्पैक्ट पड़ता है उसे रिड्यूस करना। तो ये क्या सेंडाई फ्रेमवर्क है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जो UN डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है वो मेनली क्या है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से ही फंड किया जाता है। 99% वो फंड किया जाता है वॉलंटरी डिस्ट्रीब्यूशन से। अब फाइंडिंग्स क्या है, देखो मेनली क्या, जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है डिजास्टर से, मतलब 40% ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एशिया पैसिफिक रीजन में ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, किसकी इकोनॉमी पर पड़ता है? जापान, चाइना, कोरिया और इंडिया की। इकोनॉमिक लॉसेस देखा जाए तो 4% ऑफ GDP हमें झेल सकते हैं एनुअली
अगर कंट्रीज़ क्या करते हैं, मतलब कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में इन्वेस्ट ना करें। अभी एक साथ देख लेते हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेसिलियंस हुई 2020 में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि न्यू दिल्ली में है, उसके द्वारा ही इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का फोकस इसी पे था, किस तरह से हम ह्यूमन कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें, कि किस तरह से वो हम अपने कोस्टल डिज़ास्टर रिस्क को ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकें, और हम क्या कर सकें, कोलैबोरेटिव एक्शन क्या कर सकें, इफेक्टिवली डील कर सकें बाय इम्प्लीमेंटिंग प्राइम मिनिस्टर के 110 पॉइंट एजेंडा के साथ में जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसे यूज़ करके। ठीक है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर। ठीक है, देखो इसको हमने इसलिए क्रिएट किया गया था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट कर सकें, कैपेसिटी लोगों की बिल्डिंग कर सकें, ट्रेनिंग कर सकें, रिसर्च में, डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सस्कावा अवार्ड गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। देखो सस्कावा अवार्ड क्या है, अभी क्या है, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने ये अवार्ड दिया है किसको? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। कब दिया? 6th सेशन हुआ था ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जेनेवा में हुआ था, तभी सस्कावा अवार्ड डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया। जो यूएन का सस्कावा अवार्ड है, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है इन द एरिया ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि इन्होंने कुछ पॉलिसीज या कुछ ऐसी चीज़ें बताई होंगी जिससे हम डिजास्टर रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, तो उसी में हमने इनको जो हमारे प्रमोद कुमार मिश्रा है उन्हें अवार्ड दिया। ठीक है, जो ये है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये क्या है? देखो 2 साल में एक बार ये फोरम होती है, इज अ बाई एनुअल मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है। मेनली क्या एस्टेब्लिश कब की गई थी? यूएन जनरल असेंबली ने एस्टेब्लिश की गई थी, ताकि हम रिव्यू कर सकें क्या प्रोग्रेस मरी है, क्या हमने नॉलेज शेयर करी, डिस्कस कर सकें जो भी डेवलपमेंट, लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है इन रिड्यूसिंग द डिजास्टर। सो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। सो गाइस ये ऑलमोस्ट ये PT 365 एनवायरनमेंट कंप्लीट ही हो गई है, बस हम कल में इसे खत्म कर देंगे। तब तक बाय बाय।